नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों आ जाइए, स्टार्ट कर रहे हैं फटाफट। शानदार टॉपिक है इकोलॉजी, पारिस्थितिकी टॉपिक को हम करने वाले हैं कि इकोलॉजी क्या होती है, इसके प्रकार कितने होते हैं और उसकी क्या विशेषता होती है। इन सारे टॉपिक को हम फटाफट कवर करेंगे। चलिए, तो पारिस्थितिकी की विचारधारा क्या होती है, इकोलॉजी क्या होता है, इस इकोलॉजी शब्द को देने वाला व्यक्ति कौन था, इन सारी चीज़ों के हम बारे में देखने जा रहे हैं। तो मेरे पास आज जो है लैपटॉप नहीं है, मैं आपके मोबाइल में ही ये देख रहा हूँ कमेंट। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने अब जो है मूल टॉपिक पर आए हैं। पहले हमने एक भूमिका रखी थी एनवायरनमेंट की, यहाँ पे इकोलॉजी क्या होती है इसके मूल टॉपिक पर हम आए हैं। इससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? हैंग हो गया शायद। हैंग भी नहीं है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तकनीकी है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं इकोलॉजी, पारिस्थितिकी क्या होती है। अरे यार, ये तो गड़बड़ है फिर। एक सेकेंड। थोड़ा सा वापस ओपन करके देख लेते हैं क्या स्थिति है। ग्रीक ज्योग्राफर की सीरीज में कहाँ लिखा जाएगा, हिपार्कस को कहाँ लिखा जाएगा? मैं समझा नहीं गणेश। चलिए, आइए आगे बढ़ते हैं। देखो, इकोलॉजी हम पढ़ने जा रहे हैं, पारिस्थितिकी हम पढ़ रहे हैं। पारिस्थितिकी में इसकी परिभाषा को देखेंगे हम। हाँ ठीक है, अब चल गया है। यस, पारिस्थितिकी इंग्लिश में इसको कहते हैं इकोलॉजी, राइट। अब ये जो शब्दावली है पारिस्थितिकी, ये शब्दावली सबसे पहले किसने दी, फिर इसके अर्थ को देखेंगे। देखो, इकोलॉजी जो शब्दावली है ये किसके द्वारा दी गई है। पहले इकोलॉजी शब्द का अर्थ क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। नाम है इकोलॉजी। इकोलॉजी जो है ओइकोज प्लस लोगोज, ओइकोज और ये लोगोज से बना है। लॉजी का मतलब कहीं पर भी लगती है, बायोलॉजी, जूलॉजी, इकोलॉजी। तो लॉजी का मतलब होता है एक विज्ञान है, उसका वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन करना, ठीक है। तो इसका लोगोज का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, लोगोज का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, अध्ययन करना, ठीक है। इसका अर्थ हो गया अध्ययन करना। ओइकोज का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओइकोज का मतलब होता है हैबिटेट, ठीक है। हैबिटेट होता है, निवास होता है, आवास होता है। इसको हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में हैबिटेट कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, क्या हो रहा आज ये, हैबिटेट, या इसको क्या कहेंगे हम इंग्लिश में, ओइकोस का मतलब होता है हैबिटेट। हैबिटेट को हम क्या कहते हैं, आवास, या हम कह सकते हैं निवास, ठीक है। इसका मतलब दोनों शब्दों का अगर हम अर्थ निकालें तो इसका अर्थ होता है किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं और उसके भौतिक पर्यावरण के बीच में अंतर संबंधों को का अध्ययन करना, ठीक है। किसके रूप में अध्ययन करना, एक आवास के रूप में, उनके निवास के रूप में अध्ययन करना। ये क्या कहलाता है यहाँ पर, हैबिटेट कहलाता है, ठीक है। पारिस्थितिकी कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं, हैबिटेट। या तो ओइकोस और लोगोस दो शब्दों से मिलकर बना है। 1869 में इस शब्दावली का जो प्रयोग है सबसे पहले किसने किया,
इकोलॉजी शब्दावली का प्रयोग, ये बार बार पूछा जाता है। एक इकोलॉजी 1935 में पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग, इकोलॉजिकल सिस्टम का प्रयोग किसने किया था? एजी टांसले ने किया था। और ये जो इस शब्दावली का प्रयोग किसने किया था? 1869 में अर्नेस्ट हैकल ने किया था। किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अर्नेस्ट हैकल के द्वारा इस शब्दावली का क्या किया गया था? प्रयोग किया गया था। ठीक है, 1869 में अर्नेस्ट हैकल के द्वारा इस शब्दावली का प्रयोग किया गया था। राइट, चलिए, तो ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अब जो अर्नेस्ट हैकल ने इस शब्दावली का प्रयोग किया, इसका मतलब ये एक साइंस के रूप में, एक विज्ञान के रूप में, विषय के रूप में क्या हो गया? स्थापित सब्जेक्ट हो गया, स्थापित विषय हो गया। ठीक है, उसके बाद में ये आगे धीरे धीरे बढ़ता है। तो अब ये मूल विषय है क्या? ठीक है, इकोलॉजी जो शब्द है, मतलब ये जो अर्नेस्ट हैकल है, चूंकि इकोलॉजी की अवधारणा, ठीक है, कहाँ पर निर्मित होकर, कहाँ से निकल कर आती है? ये जर्मन से निकल कर आती है। ठीक है, ये कौन होते हैं? जर्मन विद्वान होते हैं, जर्मन से निकल कर आती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हैकल के द्वारा दिया गया था, जो कि एक क्या था? जर्मन विद्वान था, और उसके द्वारा 1869 में इस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। अब इसकी परिभाषा पे आते हैं, तो किसे कहते हैं इकोलॉजी? ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। देखो, यहाँ पे दो कारक होते हैं। ठीक है, अगर परिभाषा की हम बात करें तो यहाँ पर दो कारक होता है। एक है जीव, ठीक है, और प्लस यहाँ पे है उसका भौतिक पर्यावरण। इसको इस रूप में देख सकते हैं। एक तरफ जीव समुदाय, ठीक है, और उसका भौतिक पर्यावरण। राइट, जीव समुदाय और उसका भौतिक पर्यावरण, तो दोनों के बीच में क्या होती है? अंतरक्रिया होती है। एक तरफ जीव है और दूसरी तरफ अन्य जीव है। क्या है? दूसरी तरफ अन्य जीव है। इन दोनों के बीच में क्या होती है? अंतरक्रिया होती है। तो इन दोनों के बीच के जटिल अंतर संबंधों का अध्ययन, ठीक है, इनके जटिल अंतर संबंधों का, ठीक है, जटिल अंतर संबंधों का अध्ययन किस में किया जाता है? पारिस्थितिकी में किया जाता है। राइट, तो मूल रूप से ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये महत्वपूर्ण है। इसका मतलब दो कारक है। एक है किसी स्थान विशेष में पाए जाने वाले जीव और उसके भौतिक पर्यावरण के बीच में अंतर संबंधों का अध्ययन, और एक जीव और अन्य जीवों के बीच में जो जटिल अंतर संबंध होते हैं, उन सारे अंतर संबंधों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? यहाँ पर इकोलॉजी कहलाता है। इसका मतलब इकोलॉजी या पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसमें जीव और किसी स्थान विशेष में जीव या किसी पर्यावरण विशेष में जीव और उसके भौतिक पर्यावरण, और साथ में जीव और उसके अन्य जीवों के साथ जटिल अंतर संबंधों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। राइट, तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? अगर इसकी परिभाषा लिखें, ठीक है, पूरी इकोलॉजी की परिभाषा जो है इसमें छुपी हुई है, इस कॉन्सेप्ट में छुपी हुई है। जीव और उसका भौतिक पर्यावरण, ठीक है, इन दोनों के बीच में आपस में अंतरक्रिया हो रही है। जीव और अन्य जीवों के बीच में जटिल अंतर संबंधों का अध्ययन। राइट, यही क्या है? यहाँ पर इकोलॉजी है। राइट, तो हम इसमें क्या कह सकते हैं परिभाषा के रूप में? पारिस्थितिकी वह विज्ञान है, साइंस है, जिसमें किसी विशेष स्थान पर पाए जाने वाले जीव और उसके भौतिक पर्यावरण के मध्य जीव और उसके भौतिक पर्यावरण के मध्य जटिल अंतर संबंधों और तथा क्या हो जाएगा? जीव और अन्य जीवों के मध्य
और अन्य जीवों के मध्य पाए जाने वाले अंतर संबंधों का अध्ययन। ठीक है, अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, यही इकोलॉजी है। राइट, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। गुड इवनिंग। पोलिबियस के बाद, पोसिडोनियस से पहले, सुमन पालीवाल, दुर्गा नमस्कार। गणेश, ग्रीक ज्योग्राफर की लिस्ट लिखते हैं, उसमें हिपार्कस को किसके बाद या किसके पहले लिखा जाता है? परीक्षा वाणी में 1866 दे रखा है, मालीराम यादव। देखो यहाँ पर जो है 1869 होगा। ठीक है, परीक्षा वाणी में अगर 1866 दे रखा है तो वो गलत है, 1869 होगा। ठीक है, 1869 ही है, चूंकि 1869 जो है 1866 मैंने भी पढ़ा है कई जगह। 1869 परीक्षा वाणी को ऑथेंटिक हम नहीं मान सकते। 1869 जो है इसमें दे रखा है, अपना ये सविंदर सिंह की किताब है उसमें 1869 दे रखा है, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा ऑथेंटिक हमें मानी जानी चाहिए। ठीक है, तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक है। ठीक है, ये गणेश का जो क्वेश्चन था एनसीईआरटी में 1866 है, तो मुझे 1866 करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, समेस्टा ने सही याद दिलाया है। अगर एनसीईआरटी में 1866 है तो हमें 1866 करना पड़ेगा। ठीक है, गणेश आपका जो क्वेश्चन है उसका सुमन ने आंसर दे दिया है। ठीक है, पोलिबियस और पोसिडोनियस के बीच में शायद नोट्स में लिखवाया, मैंने करवाया ना पूरा, हिपार्कस जो है उसका पूरा करवाया है, देख लेना एक बार नोट्स में जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग चेक कर लेना। ठीक है, 1869 जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे दोनों ही लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ये जो 1869 है ये किसके अकॉर्डिंग है? सविंदर सिंह के अकॉर्डिंग। सविंदर सिंह के अकॉर्डिंग है। वहीं 1866 है, ये किसके अकॉर्डिंग है? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, बस ये ध्यान में रख लेना। तो ज़्यादा मुझे लगता है कि अब जो एनसीईआरटी वाला है, मैंने भी बार बार यही पढ़ा था 1866 वाला। ठीक है, तो यही आपको ध्यान में रखना है। चलिए, 1869 होगा राम। चलिए कोई बात नहीं, दोनों मैंने बता दिया है, अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने दोनों ही बता दिया है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये परिभाषा किसके अकॉर्डिंग है? एक जनरल परिभाषा है। ठीक है, अगर हम एक परिभाषा और विशिष्ट व्यक्ति है जो कि जिसका नाम है ओडम। क्या नाम है? ओडम, महान पर्यावरणविद मान सकते हैं, पर्यावरण में इनका बड़ा नाम है। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि किसी स्थान विशेष का जो पारिस्थितिकी, मतलब किसी स्थान विशेष के पारिस्थितिक तंत्र, उसकी संरचना और उसके कार्य का अध्ययन है। ठीक है, ये क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी किसी स्थान के पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र की, किसी स्थान के पारिस्थितिक तंत्र की संरचना एवं कार्य का अध्ययन है। राइट, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ओडम इकोलॉजी की क्या परिभाषा देता है। इसका मतलब पारिस्थितिक तंत्र क्या है? जैविक और अजैविक इकाइयों से बना हुआ एक तंत्र है। उस पूरे तंत्र में क्या कार्य हो रही है, उसकी संरचना क्या है, उसमें जो है मतलब एक मोमेंटम किस प्रकार बना हुआ, उस मोमेंटम का अध्ययन करना। तो घूम फिर के बात वही है कि पारिस्थितिक तंत्र के संरचना और कार्य का अध्ययन करेंगे तो उसमें भी जैविक और अजैविक घटकों का आपस में एक रिलेशन है। उस रिलेशन को ही यहाँ पर समझना है। ठीक है, उस रिलेशन को ही यहाँ पर समझना है। तो ये ओडम की परिभाषा भी क्या मानी जाती है? सेम हम इसको कह सकते हैं ऑलमोस्ट। राइट, तो इकोलॉजी ये सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। अब इकोलॉजी का एक और शब्दावली वर्तमान में यूज ली जा रही है। देखो, इकोलॉजी जो विषय है, मतलब इकोलॉजी क्या एक विषय है जिसको हम ओइकोस और लोगोस के रूप में डिवाइड करते हैं। मतलब किसी स्थान विशेष के आवास या हैबिटेट का अध्ययन। अब आवास में हम किसका अध्ययन करेंगे? कि वहाँ के पर्यावरण का और वहाँ की विशेष प्रजाति का अध्ययन हम करेंगे। तो धीरे धीरे ये जो पारिस्थितिकी है, ये इस विषय का विकास हुआ है।
ठीक है। पारिस्थितिकी का जो विकास हुआ वो 4 चरणों में हुआ है, ठीक है। अभी हम देखेंगे, मोटा मोटा बता रहा हूँ, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है। पारिस्थितिकी का विकास कितने चरणों में हुआ है? 4 चरणों में हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो वर्तमान का पारिस्थितिकी है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, आधुनिक पारिस्थितिकी या वर्तमान का पारिस्थितिकी, या इसको दूसरा नाम और दिया जाता है एप्लाइड इकोलॉजी, व्यावहारिक पारिस्थितिकी। ये क्या है? ठीक है, ये चौथा चरण है। स्टार्टिंग में देखो जो डेवलपमेंट हुआ, पहले के 3 चरण हैं, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध से पहले और उससे भी पहले। स्टार्टिंग में केवल ये छोटा सा विज्ञान था जिसमें केवल पादप और जंतु की प्रजातियों का वर्णन किया जाता था। धीरे धीरे इकोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ तो इस इकोलॉजी में डाइवर्सिफिकेशन आया, विविधता आई, तो प्रजातियों के साथ उसका आवास का भी अध्ययन किया जाने लग गया, ठीक है। उसके आवास का निर्माण कैसे होता है, आवास और प्रजाति के बीच में इंटर रिलेशन क्या होता है, धीरे धीरे उसका भी विकास किया जाने लग गया। फिर तीसरा चरण आया तो प्रजाति और प्रजातियों का आनुवंशिक वर्गीकरण होता है, मतलब पूरा उसके आसपास का जो इकोलॉजी है उस पूरी इकोलॉजी का वर्णन किया जाने लग गया। लेकिन आते आते जो वर्तमान की इकोलॉजी है, जिसको हम एप्लाइड इकोलॉजी सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, एप्लाइड इकोलॉजी, व्यावहारिक पारिस्थितिकी या वर्तमान की पारिस्थितिकी या आधुनिक पारिस्थितिकी। ये क्या है? ये जो आधुनिक पारिस्थितिकी है ये पर्यावरण संरक्षण के लिए है। वर्तमान की मतलब किस प्रकार पारिस्थितिकी का अध्ययन करके वर्तमान की समस्याओं का समाधान किया जा सके, तब ये विषय क्या बन जाता है, व्यावहारिक बन जाता है। इसको क्या कहते हैं, एप्लाइड इकोलॉजी कहा जाता है। मतलब कि पारिस्थितिकी का अध्ययन तो हम कर रहे हैं, जैसे ज्योग्राफी में क्या था, ज्योग्राफी में धीरे धीरे एक जो है व्यावहारिक ज्योग्राफी बनाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस चले कि हम ज्योग्राफी क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ना चाहिए, मतलब उत्तर आधुनिकवाद की बात है, या हम कहें कि मात्रात्मक क्रांति के बाद की बात है कि हम केवल मॉडल बनाने के लिए, सिद्धांत बनाने के लिए ज्योग्राफी का अध्ययन, भूगोल का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। हमें मानव के जीवन की, वर्तमान की व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करने के लिए भूगोल का अध्ययन किया जाना चाहिए, ठीक है। तो उसका धीरे धीरे झुकाव व्यावहारिक तरफ से हुआ, तो इसको ही व्यावहारिक ज्योग्राफी कहा गया। व्यवहारवाद आया, मानववाद आया, ठीक है, रेडिकल ज्योग्राफी आया, कल्याणवाद आया, ये सारे जो है व्यावहारिक ज्योग्राफी के ही एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। ठीक ऐसे ही जो इकोलॉजी है इसका भी विकास होता है। जो चौथा चरण है 1960 के दशक के बाद का, उसमें ये कहा गया कि इकोलॉजी का अध्ययन हमें इसलिए करना चाहिए कि वर्तमान की व्यावहारिक समस्याओं का समाधान कर सकें, जिसमें सबसे बड़ी समस्या है पर्यावरण प्रदूषण, जिसमें बड़ी समस्या है प्रजातियों का विलुप्त होना, जिसमें बड़ी समस्या है जैव विविधता का विनाश होना। ये जो सारे कारक है, ये सारे कारकों को प्रकृति के संरक्षण के अकॉर्डिंग डालना, पर्यावरण के प्रबंधन, मैनेजमेंट की दृष्टि से उसको देखना, यही इकोलॉजी है, वर्तमान की इकोलॉजी, जिसके ऊपर कार्य किया जा रहा है, ठीक है। ये आधुनिक दृष्टिकोण है एप्लाइड ज्योग्राफी का। याद रहेगा या नहीं रहेगा, सिंपल है। तो व्यावहारिक पारिस्थितिकी से हम इसको इस प्रकार जोड़ सकते हैं, इसमें वर्तमान की समस्याओं का समाधान, वर्तमान की समस्याओं का समाधान। अब वर्तमान की समस्या क्या है, पर्यावरण की समस्या क्या है, पर्यावरण की समस्या, उसका समाधान करना। उसका समाधान कैसे होगा, पर्यावरण संरक्षण करके, राइट, पर्यावरण संरक्षण करके, पर्यावरण प्रबंधन करके, पर्यावरण प्रबंधन करके, नए रूल रेगुलेशन बना के, ये सारे कारक होंगे जो प्रदूषण, जैव विविधता विनाश, प्रजातियों का विलोपन आदि समस्याओं का क्या कर पाए, समाधान कर पाए। इसको ही हम क्या कहते हैं, आधुनिक इकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी के डाटा को ही लर्न करें क्या? हाँ, महज एनसीईआरटी के डाटा आपको लर्न करना ही है, याद करना है, ऑथेंटिक है और डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। अब आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ इकोलॉजी, पारिस्थितिकी के प्रकार। देखो पारिस्थितिकी जो है कई प्रकार की होती है, इसके कई रूप देखने को मिलते हैं। सबसे पहले है प्लांट इकोलॉजी,
ठीक है, इसको क्या कहेंगे, पादप पारिस्थितिकी। ठीक है, ये पारिस्थितिकी लिख रहा हूँ, बहुत लंबा चौड़ा नाम हो जाता है बार बार लिखना। प्लांट इकोलॉजी, दूसरा होगी एनिमल इकोलॉजी। ठीक है, जंतु पारिस्थितिकी। तीसरा है हैबिटेट इकोलॉजी, हैबिटेट इकोलॉजी। ठीक है, हैबिटेट इकोलॉजी को हम क्या कहेंगे हिंदी में, निवासीय या आवास पारिस्थितिकी। हिंदी में इसको कहेंगे निवासीय पारिस्थितिकी। ठीक है, इसके अलावा दो सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं, एक है ओट इकोलॉजी, एक है सिन इकोलॉजी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इंग्लिश में ही नाम ध्यान में रखना है, ओट इकोलॉजी। ठीक है, एक है सिन इकोलॉजी, SYN, सिन इकोलॉजी। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं स्वयं पारिस्थितिकी। ठीक है, स्वयं पारिस्थितिकी, और इसको कहते हैं सिन इकोलॉजी को समुदाय पारिस्थितिकी। समुदाय पारिस्थितिकी। ठीक है, मूल रूप से ये कितने प्रकार हो गए, 5 प्रकार है। राइट, अब हम अगर देखते हैं यहाँ पे देखो प्लांट इकोलॉजी में क्या आता है, क्योंकि पादप पारिस्थितिकी है तो कोई भी देखो मान लीजिए इसके एग्जाम्पल के रूप में देखें कि पाइन इकोलॉजी, ओक इकोलॉजी, इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे पाइन इकोलॉजी। इकोलॉजी को ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, पारिस्थितिकी सब थोड़ा कठिन लिखा जाता है ये हिंदी वाला। पाइन इकोलॉजी, ओक इकोलॉजी, राइट, चीड़ इकोलॉजी, चीड़ इसी को ही कह देंगे वैसे, पाइन, ओक, चेस्टनट। ठीक है, कुछ भी आप मान सकते हो, जो भी पेड़ पौधे वनस्पति है। ठीक है, बोरियल इकोलॉजी कह सकते हैं, बोरियल वन, टेगा इकोलॉजी। राइट, तो इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं जिसमें उस प्रजाति विशेष की प्रजातियों का आनुवंशिक वर्गीकरण देखा जाता है, उसकी विविधता देखी जाती है, उसकी संख्या उस प्रदेश विशेष में क्या है, और उसके एनवायरनमेंट का उसके साथ क्या रिलेशन है, मतलब भौतिक पर्यावरण का उसके साथ किस प्रकार का रिलेशन है, वो देखा जाता है प्लांट इकोलॉजी में। राइट, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। प्लांट इकोलॉजी के बाद में एनिमल इकोलॉजी है, इसको जंतु या प्राणी पारिस्थितिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जंतु या प्राणी पारिस्थितिकी। इसमें क्या होता है एनिमल में, इसमें देखो सिंपल है, एनिमल पारिस्थितिकी नाम आ रहा है तो इसमें बैक्टीरिया इकोलॉजी। ठीक है, बैक्टीरिया इकोलॉजी, कवक इकोलॉजी, ये सूक्ष्म जीवाणु हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे मत्स्य इकोलॉजी, मत्स्य इकोलॉजी, इसके अलावा XYZ मरीन इकोलॉजी भी कह सकते हैं, जिसमें एनिमल प्लांट आएगा। ठीक है, मरीन इकोलॉजी, इस मरीन हालांकि उसमें हैबिटेट में आ जाएगा। कुल मिला के इसमें जंतु विशेष की प्रजाति होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए डॉल्फिन इकोलॉजी, हम ये कह सकते हैं, हालांकि मत्स्य में आ गया डॉल्फिन। ठीक है, डॉल्फिन के अलावा मगरमच्छ वगैरह कुछ भी ऐसे ले लीजिए। ठीक है, घड़ियाल इकोलॉजी, टाइगर इकोलॉजी। ठीक है, ये कुछ भी आप कह सकते हो, प्रजाति विशेष होना चाहिए। ये जंतु प्रजाति विशेष है, ये पादप प्रजाति विशेष है। ठीक है, उस इकोलॉजी का उसका अध्ययन देखा जाता है, किया जाता है। उसके बाद में ये भी अपने काम का नहीं है, बहुत अधिक क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है हैबिटेट इकोलॉजी। ठीक है, इसका अध्ययन किया जाता है, चूंकि ये प्रजाति विशेष नहीं है, ये प्रजातियों के समुदाय विशेष है। कि हैबिटेट का मतलब निवासीय इकोलॉजी। ठीक है, हैबिटेट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जैसे मरुस्थल इकोलॉजी। ठीक है, मरुस्थल इकोलॉजी पारिस्थितिकी। ठीक है, इसके अलावा घास पारिस्थितिकी, इसके अलावा मरीन, मतलब मरीन को हम हिंदी में क्या कहेंगे, सागरीय पारिस्थितिकी। इसके अलावा जवार नदमुख पारिस्थितिकी, जवार नदमुख। जवार नदमुख क्या होता है, एस्चुराइन। ठीक है, एस्चुरिन इकोलॉजी, मतलब एस्चुरी जो होती है जहाँ पर नदी और डायरेक्ट जाके समुद्र में मिलती है, डेल्टा नहीं बनाती, उसको हम क्या कहते हैं सामान्य भाषा में, जवार नदमुख कहते हैं। ठीक है, जवार नदमुख
इकोलॉजी, इंग्लिश में कहते हैं एस्चुराइन इकोलॉजी। ठीक है, इसके अलावा और भी कई तरीके की इकोलॉजी इसमें लाभ ले सकते हो। मरुस्थल हो गया, घास हो गया, मरीन हो गया, जवार नदमुख हो गया, वेट इकोलॉजी कह सकते हो आप, वेटलैंड इकोलॉजी या दलदल इकोलॉजी। ठीक है, दलदल इकोलॉजी, कुछ भी आप और ले सकते हो, बायोम इकोलॉजी, बायोम बहुत बड़ा तंत्र है इकोलॉजी का, आदि आदि। ठीक है, मरुस्थल, घास, मरीन, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। जो प्रजातियों को जिसमें पादप और जंतु दोनों होते हैं उसको ये आवास प्रदान करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, हैबिटेट इकोलॉजी या निवासी क्षेत्र इकोलॉजी इसको कहा जाता है। सिंपल है। अब ये दोनों जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओट इकोलॉजी क्या है, सिन इकोलॉजी क्या है, इसको हम अलग से देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा हम वापस देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट है, छोटा सिंपल ही है बहुत, ओट, कई बार इसको ओटो भी लिखा जाता है, ओट इकोलॉजी, इसको क्या कहेंगे, स्व पारिस्थितिकी, स्व पारिस्थितिकी, राइट। ये स्व पारिस्थितिकी महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर। क्यों हो जाता है कि दो चीजें हैं इसमें। देखो, स्व पारिस्थितिकी का मतलब क्या हो गया कि किसी स्थान विशेष में किसी एकाकी प्रजाति का अध्ययन करना। स्व का मतलब है किसी स्थान विशेष में, जैसे स्थान विशेष पारितंत्र हो गया हमारा, ये मान लीजिए गंगा नदी तंत्र हो गया। अब गंगा नदी तंत्र के अंदर हम केवल डॉल्फिन का अध्ययन कर रहे हैं, राइट, केवल डॉल्फिन का अध्ययन कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, ओट इकोलॉजी होता है, स्व पारिस्थितिकी होता है। इसमें हम क्या लिखेंगे, स्व पारिस्थितिकी में, ओट इकोलॉजी में, ये किसी क्षेत्र विशेष में, किसी स्थान विशेष में किसी एकाकी प्रजाति का अध्ययन करना। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि एकाकी प्रजाति और उसके आसपास के वातावरण के साथ जो जटिल अंतर संबंध है, केवल उसी का अध्ययन किया जाता है कि गंगा नदी तंत्र के अंदर किस प्रकार डॉल्फिन का विकास होता है, उस पानी से वो किस प्रकार प्रभावित हो रही है। वर्तमान में बहुत बड़े लेवल पर गंगा में क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, यमुना में पॉल्यूशन हो रहा है, तो वो किस प्रकार उस पॉल्यूशन से प्रभावित हो रही है। इन सारे कारकों का अध्ययन क्या किया जाता है, एकाकी प्रजाति के रूप में किया जाता है या ओट इकोलॉजी के रूप में किया जाता है। तो ओट इकोलॉजी की अध्ययन की जो इकाई होती है वो सिंगल स्पेसीज होती है, एकाकी प्रजाति होती है, राइट। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा सिन इकोलॉजी। ठीक है, तो ओट इकोलॉजी को हम क्या कहेंगे, स्व पारिस्थितिकी को हम क्या कहेंगे, इकोलॉजी। और किन टर्मिनोलॉजी का यूज किया जाता है, इकोलॉजी के पैरेलल और किन टर्मिनोलॉजी का यूज किया जाता है, एम सर। देखो, इकोलॉजी के पैरेलल जो है, वैसे इकोलॉजी शब्द का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन अलग अलग विद्वानों ने कुछ अलग नाम भी दिया है। ठीक है, तो वो जनरली पूछा नहीं जाता है, उसको हमें देखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वो जनरली पूछा भी नहीं जाता है और देखने की उसको आवश्यकता नहीं है, एम सर। ठीक है, तो वो ये है कि अलग अलग जैसे विद्वान है, वो बहुत अधिक, हम केवल इकोलॉजी का ही अध्ययन कर रहे हैं, हमारा पूरा विषय इकोलॉजी होता है। ठीक है, पर्यावरण हो या पर्यावरणीय एनवायरमेंटल साइंस होता है तो पढ़ा जाता है। उनका नाम है, जैसे ओडम ने भी इसको अलग नाम दिया है, ओडम के अलावा एक दो और नाम है। ठीक है, वो बहुत जटिल है और नाम अपने काम के पूछे जाएंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोलॉजी नोट्स में नहीं है, इसके नोट्स में दे दूंगा महेश। ठीक है, ये नोट्स मिल जाएंगे आपको, नोट्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़े। तो यहां पर देखो, स्व पारिस्थितिकी का मतलब क्या हो गया, किसी स्थान विशेष में क्या किया जाता है, किसी स्थान विशेष में एकाकी प्रजाति का उसकी भौतिक पर्यावरण, एकाकी प्रजाति का उसके भौतिक पर्यावरण के साथ अंतर संबंधों का अध्ययन ही क्या है, ओट इकोलॉजी है। ठीक है, अध्ययन करना ओट इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, राइट। चलिए, उसके बाद में देखो, यहाँ पर अंतर संबंधों का अध्ययन करना ओट इकोलॉजी कहलाता है।
और ये ओट इकोलॉजी में क्या होता है, स्व पारिस्थितिकी में अध्ययन की मूलभूत इकाई, अध्ययन की मूलभूत इकाई क्या होती है, एकाकी प्रजाति होती है। एकाकी प्रजाति होती है, जैसे गंगा नदी तंत्र में क्या कर रहे हैं हम, डॉल्फिन का अध्ययन, राइट। इसके अलावा जैसे एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं आप, असम में वन हॉर्न राइनो, एक सींग वाले गेंडे का अध्ययन, वन हॉर्न राइनो का अध्ययन हम कर रहे हैं, तो भी ये क्या आ जाएगा, एकाकी या स्व ओट इकोलॉजी में आ जाएगा, स्व पारिस्थितिकी में आ जाएगा। अब होता क्या है इसमें कि प्रजाति विशेष के व्यवहार का अध्ययन, क्या किया जाता है, उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसके प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, राइट। इसके साथ आनुवांशिक स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिक संरचना का अध्ययन भी इसमें और इकोलॉजी में किया जाता है। कुल मिला के पूरे डीएनए एनालिसिस होता है उस प्रजाति विशेष का, कि वो क्या खाती है, क्या पीती है, उसका प्रजनन काल क्या होता है, उसका कौन सा वातावरण उसके लिए सूटेबल है, कौन सा वातावरण उसके लिए सूटेबल नहीं है, वर्तमान के कौन से कारक उसको प्रभावित कर रहे हैं, अगर उसका विनाश हो रहा है तो वो किस कारण से हो रहा है, उसकी आनुवंशिक विविधता कैसी होती है, कितनी पाई जाती है, और इसको किस प्रकार संरक्षण किया जा सकता है। ये सारी घटनाक्रम एक प्रजाति विशेष के बारे में ओट इकोलॉजी कहलाता है। इस सारे घटनाक्रम का अध्ययन क्या कहलाता है, यहाँ पर ओट इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है इकोलॉजी और इकोलॉजिकल सिस्टम अलग अलग है, बिल्कुल सुमन दोनों अलग अलग है, इसको हम पढ़ेंगे आगे। तो ओट इकोलॉजी ये हो गया। अब अगला है सिन इकोलॉजी, इसको हम क्या कहते हैं, समुदाय पारिस्थितिकी। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, सिन इकोलॉजी, हिंदी में इसको कहते हैं समुदाय पारिस्थितिकी। अब इसमें क्या होगा, सिंपल है, आप समझ के होंगे, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। इसमें ये होता है किसी आवास विशेष में पाए जाने वाले समस्त जैविक समुदाय का क्या किया जाता है, समस्त जैविक समुदाय का अध्ययन किया जाता है। समस्त जैविक समुदाय की अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। राइट, इसी को क्या कहते हैं, समुदाय पारिस्थितिकी। अध्ययन करना समुदाय पारिस्थितिकी कहलाता है। अब इसमें अध्ययन की मूलभूत इकाई क्या होती है, अध्ययन की मूलभूत इकाई समस्त जैविक समुदाय होता है। क्या होता है, समस्त जैविक समुदाय होता है इसमें। राइट, पूरा जैविक समुदाय उसका अध्ययन होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये एक वृहद संकल्पना है, यह एक वृहद संकल्पना है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है,
जिसका दायरा बड़ा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक क्या है, इकोलॉजी है, ठीक है, और ये एक इकोलॉजी है, पारिस्थितिकी है। अब इस पारिस्थितिकी में क्या किया जा रहा है, मान लीजिए इतने सारे जीव हैं, इस कलर का भी है, ठीक है, ये मान लीजिए इस प्रकार का भी एक जीव है, ये पूरी पारिस्थितिकी है, और उसके बीच में ये कुछ कुछ विशेष प्रजाति है। अब इसमें क्या किया जाएगा, सिंपल है कि ये जो पारिस्थितिकी है, मतलब ये जो विशेष प्रजाति है, एकाकी प्रजाति है, इस एकाकी प्रजाति का अध्ययन, एकाकी प्रजाति का अध्ययन, ये क्या है, ये यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, स्व पारिस्थितिकी, इसको हम क्या कहेंगे, ओट इकोलॉजी, राइट। जबकि इसमें क्या किया जाएगा, होल का अध्ययन किया जाएगा। जैसे मान लीजिए इसमें बहुत सारी तरीके की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है, डाइवर्सिटी है। आप समझ गए होंगे। इतनी सारी प्रजातियां पाई जाती है, तो ये स्थान विशेष है, इसमें क्या किया जाएगा, इन सारी प्रजातियों का अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। समस्त जैविक समुदाय का अध्ययन, समस्त जैविक समुदाय का अध्ययन। तो ये संकल्पना थोड़ी वृद्ध हो जाती है, बड़ी हो जाती है, और इसमें जो इंटर रिलेशन होता है, अंतर संबंध होता है, वो अत्यधिक जटिल होते हैं। इसमें अंतर संबंध इतने अधिक जटिल नहीं होते हैं, जबकि इसमें क्या होते हैं, अंतर संबंध अत्यधिक जटिल होते हैं। अत्यधिक जटिल होते हैं, तो इसका अध्ययन करना भी भारी होता है, राइट। इसका अध्ययन करना भारी होता है, इसका अध्ययन करना आसान होता है। ये सीमित संकल्पना है, ये वृहद संकल्पना है, बड़ी संकल्पना है, ठीक है। गंगा डॉल्फिन, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़े। इकोलॉजी है ही नहीं नोट्स में, मैं नोट्स दे दूंगा इसको, ठीक है। ये आपके वैसे डायरेक्ट टॉपिक में भी शायद नहीं है, फिर भी इम्पोर्टेंट है ये, ओट इकोलॉजी, सीन इकोलॉजी वगैरह, ठीक है, ये दे देंगे आपको। तो ये सारा कॉन्सेप्ट क्या है, समुदाय पारिस्थितिकी का है। तो समुदाय पारिस्थितिकी का, अब आप अगर यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या हो जाएगा, समुदाय पारिस्थितिकी का एग्जाम्पल हो जाएगा जनसंख्या पारिस्थितिकी। जैसे उसका एग्जाम्पल देखा ना, डॉल्फिन आदि आदि, तो इसमें जनसंख्या पारिस्थितिकी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। बायोम पारिस्थितिकी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र, इकोलॉजिकल सिस्टम, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये बड़े जो ब्रॉड संकल्पना है वो सारे इसके क्या हो जाते हैं, एग्जाम्पल हो जाते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल के रूप में आगे लिखें, यहां पे लिख देते हैं, जैसे जनसंख्या पारिस्थितिकी, बायोम, इकोलॉजी, राइट। और क्या आ जाएगा, पारिस्थितिक तंत्र पारिस्थितिकी, पारिस्थितिक तंत्र, इकोलॉजिकल सिस्टम, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, ये क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। ये तीनों एग्जाम्पल किसको दिखाते हैं, विशेष प्रकार के जैविक समुदाय को दिखाते हैं। किस प्रकार के, किसको दिखाते हैं, विशेष प्रकार के। ओट इकोलॉजी सीन इकोलॉजी का ऑपोजिट है क्या, बिल्कुल। ओट इकोलॉजी और सीन इकोलॉजी ऑपोजिट है, मतलब एक प्रजाति विशेष को दिखा रहा है, ये पूरे समुदाय को ले रहा है, पूरे जैविक समुदाय को साथ में लेकर ये इसका अध्ययन कर रहा है, राइट। आगे बढ़े, सिंपल है। तो दोनों को विपरीत रूप से देख सकते हैं। छोटी संकल्पना है, वृहद संकल्पना है, अत्यधिक जटिल है, और ये थोड़ी आसान है, ठीक है। इसमें विशेषीकरण होता है, इसमें स्पेशलाइजेशन नहीं होता है। विशेषीकरण क्या है, विशेषीकरण प्रजाति विशेष है, ठीक है। इसमें विशेषीकरण नहीं है, समुदाय या जैविक समुदाय विशेष पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये इसके क्या हो गई,